अभी जब ओपी सर यहाँ आए, ओपी सर मैं इसलिए कहूँगा, मैं मंत्री जी नहीं कह पाऊँगा, नेताजी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जब आप आईएएस अफसर थे और जब रायपुर के कलेक्टर थे तो हम लोग जब इनके पास जाया करते थे तो पत्रकारिता के छात्रों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो बहुत कुछ सीखा हूं ओपी सर से, इसलिए जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि इस इंटरव्यू में भी आप बहुत कुछ देखने और सुनने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं और अपने प्रदेश में एक ऐसे मंत्री से विस्तार से मिलने वाले हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बल्कि देश की युवाओं के लिए भी एक कहानी है। ओपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस मंच में। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी आपके अल्फाजों के लिए। और आप भी कोरिया क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ के दुरूह जंगली क्षेत्र से उभर करके राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता जगत में आए, एक बड़ी छलांग अपने लाइफ में भरी, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, सभी दर्शकों को बधाई, पूरे विस्तार चैनल को आज बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो लोग खाना खा रहे हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इस सेशन में जो आप सुनना चाहेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसे कौन कौन से सवाल ओपी सर से पूछने वाला हूं। और क्यों कह रहा हूं कि एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे शख्स की जो न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बल्कि देश की युवाओं के लिए एक कहानी बन रहा है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं जी, अभी नए नए आप अफसर से नेता बने हैं और हमारा भी नया नया विस्तार हो रहा है जी। किस तरह से विस्तार हमारा होना चाहिए, क्योंकि देश के मीडिया कर्मी, जो बड़े मीडिया कर्मी हैं, वो आपसे आते हैं और आपकी जीवनी को जानना और सुनना चाहते हैं। एक नए चैनल को आप किस रूप में देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, जिस सरकार में आप मंत्री हैं? कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके लिए एक चैलेंज जरूर होता है, लेकिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक अवसर भी होता है कि चीज़ों को एक अलग तरीके से करके वो एक नया रास्ता अपने लिए तय करके एक नई और ऊंची छलांग भर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी इन्फोसिस कंपनी चालू हुई थी तो भी बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, कभी एप्पल चालू हुआ था तो भी बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, और आज भारत के जीडीपी से बड़ा उसका मार्केट वैल्यूएशन हो गया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ शुरू होती है तो जरूर छोटी होती है। हम अपने शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो ABCD आ ई से चालू करते हैं, लेकिन वो यात्रा कहाँ तक जाती है वो हम पर निर्भर करता है, हमारे अंदर के मटेरियल पर निर्भर करता है, हम कितने कैरेट के बने उस पर निर्भर करता है। तो मैं विस्तार परिवार को यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे तरीके से अपनी इस यात्रा को स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में एक चैलेंजिंग लगता है, बट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लोकतंत्र भारत का लगातार सशक्त हो रहा है, भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बन रहा है, इसकी इकॉनमी 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की हो जाएगी। ऐसे सिनारियों में मैं मानता हूं कि मीडिया एक बहुत बड़ा सेक्टर है और लोकतंत्र में भी एक चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका है। तो मीडिया में तो आजकल नए युवा बच्चे आते हैं करियर के लिए, तो सबको UPSC के लिए भी नहीं बोलता, आपको मीडिया, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन सब सेक्टर में भी हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है। तो उसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि मीडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों ने जिस तरह से आगाज किया है तो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बहुत शानदार आगाज हुआ है आपका, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और आज मुझे लगता है, भविष्यवाणी भी मैं करना चाहूँगा कि आज से 10-15 साल बाद कहीं हम लोग कभी किसी जगह पर फिर बैठे रहे होंगे तो मुझे लगता है विस्तार बहुत बड़ा नाम होगा और हम लोग अलग अंदाज में बात कर रहे होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये लगा कि कहीं आप ये न कह रहे हो कि 10-15 साल हो सकता है बाद कहीं कैबिनेट में एक साथ न मिल रहे हो। तो मैं एक सपना ये भी देखने लगा था कि कहीं मेरी तो नेतागिरी वाली लाइफ शुरू नहीं होने वाली है। लेकिन वहाँ भी आपका स्वागत है ज्ञानेंद्र जी, आप बहुत जिंदगी में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े, वहाँ भी अच्छा करेंगे आएंगे तो। बहुत धन्यवाद सर। और खैर, अभी तो राजनीति के बारे में नहीं सोचा हूँ, जो भी राजनीति में जाते हैं वो ऐसा ही कहते हैं, शुरुआत बुनियाद यही रखते हैं कि मैंने सोचा नहीं है। लेकिन संघर्ष की बात आपने कही है सर, और न जाने कितने इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में देखे हैं, संघर्षों की बात देखी है। और जब मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं आपके घर गया था और ये खबर ब्रेक होने वाली थी कि क्या आप राजनीति में जा रहे हैं, तो आप निकलते रायपुर कलेक्टर होते एक प्लेट में खाना खा रहे थे और मैंने कहा सर, अरे ले तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। ये जो आपका अंदाज है, वहां से फिर एयरपोर्ट जाना और एयरपोर्ट से लौट कर आना, और फिर मैं एक ऐसे ओपी चौधरी जी के साथ एयरपोर्ट से लौटा था, आपको याद होगा, खुली जीप में आप जा रहे थे और वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ
और मैं लटक के आपका इंटरव्यू किया था। याद है वो। तो मैं बस आपके संघर्ष की कहानी कई प्लेटफॉर्म में है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बनने का सफर आप तय कर सकते थे, लेकिन आपने राजनीति को चुना। संघर्ष पे जाऊंगा मैं, बहुत जगह आपने इसका जवाब दिया है, लेकिन अब जब आप राजनीति में आ गए हैं तो लगता नहीं है कि यह ज्यादा बड़ी चुनौती है, सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिलना, और आपका तरीका लोअर टी शर्ट स्लीपर में लोगों से एप्लीकेशन लेना, रोज मजमा लगाना, ये बदलाव किस तरह से देख रहे हैं आप राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में? देखिए, राजनीति की अपनी चुनौतियां हैं, और जो जितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, आप अनुभव करेंगे कि जो सेक्टर जितना इम्पोर्टेंट होता है उसके चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, वो भी एक समय था, एक चैलेंज था। बचपन में एक सपना देखकर मैं आगे बढ़ा था और उसे अचीव किया। 13 साल तक मैं जो कुछ कर पाया आईएएस में रहते हुए, उसके लिए मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि भी है। बट मैं फिर कहना चाहूँगा कि भारत के लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में, हम लाइक करें या डिसलाइक करें, हम लव करें या हेट करें, लेकिन है सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉलिटिक्स ही। क्योंकि पॉलिटिक्स ही बाकी सारे सिस्टम को रन करने का काम करता है। अगर वो रेलवे का इंजन है तो बाकी सब बोगी हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मीडिया का एक सिस्टम को हम कह सकते हैं, कि हम इकोनॉमिक सिस्टम को कह सकते हैं, एजुकेशनल सिस्टम को कह सकते हैं, ये सब कुछ पॉलिटिक्स से ही डिराइव होता है। और मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके कारण जिसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है वो सोचता है मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूँ। लेकिन मुझे बार बार इसमें एक सेंटेंस याद आता है चाणक्य का, कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो राजनीति में आने के चैलेंज को जब तक अच्छे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हम बाहर बैठकर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, आलोचना की राजनीति करते रहेंगे, तब तक राजनीति नहीं सुधर सकती। और जब तक राजनीति नहीं सुधरेगी तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाकी सिस्टम नहीं सुधर सकते। तो इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट करने का दुस्साहस किया, और 24 साल की मेरी बची नौकरी को छोड़ करके मैं आया। बट 5 साल विपक्ष का संघर्ष को भी मैंने इंजॉय किया, आज सत्ता पक्ष में है उसको भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। सक्सेस तो बहुतों मिलती है, लेकिन असली चीज़ सेटिस्फेक्शन होती है, और मैं तब भी सेटिस्फाइड था, आज भी सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि मैंने आपको ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर दंतेवाड़ा में देखा है, और दंतेवाड़ा जब मैं गया था तो वहाँ लाइन लगी हुई थी और इंग्लिश बोल रहे थे बच्चे। तो मैं लौट कर आया तो मैंने आपसे बताया भी था कि सर आपने दंतेवाड़ा में जो कमाल किया है, वहाँ के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैं आपको चूँकि शुरुआत से लेकर अभी तक के सफ़र में बहुत करीब से जानता हूँ, आपके बहुत सारे बैचमेट्स हैं यहाँ पर, या आपके जो नीचे के अफसर हैं या ऊपर के अफसर हैं, अब आप मंत्री बन गए हैं सर, ये बहुत विस्तार देना पड़ेगा आपको इसमें। मंत्री बन गए हैं तो उनसे कैसे मिलते हैं आप? उनकी मीटिंग्स करते होंगे, कई कलेक्टर्स ऐसे होंगे या तो कई अफसर ऐसे होंगे जो आपके अंडर में काम किए हो, उनसे कैसे तालमेल बिठाते हैं? वैसे ही बात कर पाते हैं मंत्री जी टाइप, या तो फिर जो आपका अंदाज है उस तरह से उनसे व्यवहार करते हैं? मैं तो वैसे ही बिहेव करता हूँ जैसे पहले करता था, बट वो ब्यूरोक्रेटिक लाइन और पॉलिटिकल मिनिस्टर की लाइन को, एक प्रोटोकॉल को वही मेंटेन करते हैं, और एक नेचुरल वे में मेंटेन होता है। थोड़ी असहजता जरूर लगती है, लेकिन फिर भी सामने वाले मेंटेन करते हैं तो मेंटेन हो जाता है। और मैं मानता हूं कि फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं लाइफ में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब हमको बेहतर रिजल्ट देना होता है तो इनफॉर्मल रिलेशंस ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे अनौपचारिक संबंध लोगों से कैसे हैं, व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं। आपका मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन भी सफल होगा तो मैं मानता हूं उसी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सफल होता है। कोई व्यक्ति प्रशासनिक रूप से भी सफल होता है तो अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सफल होता है, कोई प्रोटोकॉल की वजह से सफल नहीं होता है। और राजनीतिक सिस्टम में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक ट्रस्ट का इन्वायरमेंट हो, सामने वाले ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के बीच में ट्रस्ट का इन्वायरमेंट होना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की दिक्कतों को समझना। मैं दोनों साइड रहा हूं तो दोनों पक्षों को अब अच्छे से समझ पाता हूं, और उस अकॉर्डिंगली मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। एंड आई होप कि इस फिलॉसफी से चलते हुए हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अधिकारियों को बहुत डांटते तो नहीं है सर? जहां डांटना चाहिए वहां डांटता हूं, वो भी मेरा धर्म है। सर एक सवाल और मेरा है कि आपने रायगढ़ के लिए अलग मैनिफेस्टो बनाया था। रायगढ़ के मैनिफेस्टो को जो आपने बनाया था, आपका जो विजन था, मैं चुनाव में लगातार आपको सुन रहा था, जा तो नहीं पाया लेकिन मेरी टीम लगातार कवरेज कर रही थी।
उस मैनिफेस्टो को क्या आप बतौर वित्त मंत्री पूरे प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं? क्योंकि अपनी विधानसभा के लोगों के लिए जो आपने सोचा होगा उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई सोच होगी। क्या उसी थॉट प्रोसेस के साथ आप प्रदेश में भी नीतियां बनाना चाहेंगे? प्रदेश की नीतियां कॉमन होती हैं, पूरे प्रदेश के मुद्दों पर आधारित होती हैं। लोकल जो हम मैनिफेस्टो बनाते हैं वो लोकल मुद्दों पर आधारित होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें से कॉमन प्रॉब्लम कई जिलों में हो सकती हैं, बट बहुत सारे मुद्दे वहीं के मुद्दे होते हैं। तो लेकिन जो आपने बहुत सही कहा कि जो संवेदनशीलता मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दिखाया, वही संवेदनशीलता का परिचय निश्चित रूप से वित्त मंत्री मैं किसी एक विधानसभा का नहीं हूँ, वित्त मंत्री मैं पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार की ओर से विष्णुदेव साय जी के प्रतिनिधि के रूप में हूँ। तो मैं निश्चित रूप से वही संवेदनशीलता सभी विधानसभा क्षेत्रों पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे नालंदा परिसर हम लोगों ने रायपुर में बनाया, एक सक्सेसफुल मॉडल रहा जिसमें 2500 से अधिक युवा आज वेटिंग लिस्ट में हैं। तो उसको मैंने अपने लोकल मैनिफेस्टो में रायगढ़ में भी मैंने महसूस किया कि यहाँ पर भी नालंदा परिसर होना चाहिए। और ये इस रिक्वायरमेंट को हमने महसूस करते हुए इस बार के बजट में आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में 22 जगह हम नालंदा परिसर बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह का मैं प्रयास निश्चित रूप से करता हूँ ना। जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक जीवन रेखा होती है। चिरमिरी का रेलवे लाइन है, आज ही मैं उधर कार्यक्रम करने गया था, आपका गृह क्षेत्र भी है, वहाँ पे 241 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन को बिछाने का। अब उसमें दुर्भाग्य से पिछली सरकार के समय राइटिंग में दे दिया गया कि इसको हम नहीं करेंगे, जबकि भारत सरकार की ओर से 120 करोड़ का बजटरी प्रोविजन हो गया था। तो आते ही मैंने उस संवेदनशीलता से महसूस किया और हमने तत्काल उसमें इसी बजट में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और उसको फॉलो अप करने के लिए जीएम डीआरएम के पास मैं गया, तो हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो हमारे मंत्री भी हैं, वो बोले कि मोल ले ज़्यादा तहर फॉलो अप कर रहा था, कह के बहुत खुश हुए। तो ये हमारी संवेदनशीलता हर विषय पर होनी चाहिए। अब मेडिकल कॉलेज बिलासपुर का बिल्डिंग 20 साल से नहीं बन पाया, 23 साल हो गए, जो बिल्डिंग एक्चुअल में बनना चाहिए था नहीं बन पाया। इसी बजट में हमने पहले बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मेकाहारा रायपुर मेडिकल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, 700 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया। 4 अन्य मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया। तो वही मैं किसी एक विधानसभा का वित्त मंत्री नहीं हूँ, पूरे प्रदेश के लिए जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से उसी संवेदनशीलता के साथ मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए काम करूंगा। इवन जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है वहां की भी जिम्मेदारी हम मानते हैं और वहां के लिए भी काम करेंगे। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर, और मैं राजनीति की तरफ तो आऊंगा ही, क्योंकि राजनीति में देखिए ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति में प्रवेश करने तक जो आपके जीवन में बदलाव हुआ सब लोग देखे और सबको उसका अनुसरण करना चाहते हैं। लेकिन राजनीति के स्कूल में आप इतने परिपक्व छात्र हो जाएंगे कि आपको फंसी हुई सीट की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यह भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़ी ऊंची छलांग के रूप में माना जाए, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र जो है, हालांकि चरणदास महंत ने अभी एक सेल्फ गोल किया है, आपको वहां की जिम्मेदारी मिली है जहां थोड़ी सी ये लग रहा है कि नहीं यहाँ ये सीट कठिन है। तो राजनीति में भी आपके ऊपर बहुत भरोसा किया जा रहा है, अभी अभी आप मंत्री बने हैं उसके बाद भी, इसको कैसे देखते हैं आप इस जिम्मेदारी को? हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगणों को एक एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है और उसमें बस्तर क्षेत्र के लिए भी मुझे कुछ दायित्व दिए गए हैं। मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, बस्तर को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से। कोरबा क्षेत्र के लिए भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है। एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे ज़्यादा और बड़ा पढ़ना उचित नहीं मैं मानता। और पार्टी के लिए पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जिम्मेदारी हम सब निभा रहे हैं और सभी सम्मानीय मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसकी जहाँ जो उपयोगिता हो सकती है। महासमुंद के भी कई क्षेत्रों में मुझे कुछ काम करने के लिए कहा गया, बस्तर में भी कहा गया, जांजगीर भी मेरा पुराना क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ कहा गया। तो उन सारे क्षेत्रों में मैं काम कर रहा हूँ। बट निश्चित रूप से जहाँ जो दायित्व पार्टी और संगठन देता है उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ भाजपा का हर पदाधिकारी एक कार्यकर्ता के रूप में निभाता है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा है, क्योंकि अब सियासत की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। चरणदास महंत का बयान आया पिछले दिनों और मैं अभी मुख्यमंत्री जी बैठे थे तो उनसे भी ये बात कह रहा था, चूंकि आप उस लोकसभा की जिम्मेदारी और पूरे प्रदेश में देख रहे हैं और माहौल गर्म है, इसलिए पूछ लेना चाहता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी जो होती है, मैंने यही सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा था, इससे कितना फायदा मिलता है? क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि लाठी मारने वाला नेता चाहिए, बीजेपी के सारे लोगों ने हैशटैग चला दिया कि हाँ पहली लाठी मुझे,
तो इस सेल्फ गोल से कितना फायदा मिलता है राजनीति में, जब खासकर सामने चुनाव हो? चरणदास महंत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बहुत सारे बड़े बड़े पदों में रहे हैं। उनसे इस तरह की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था, और बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात उनसे मैं कभी अपेक्षा नहीं कर सकता था। बट उन्होंने जो बयान दिया है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, और राजनीति में किसी भी व्यक्ति को इस स्तर पर जाकर बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी आज देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वे भारत को, मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, भारत को विकसित देश बनाने वाली एक सोच है, और उस सोच को इस तरह से कहना, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, इतना सारा काम देश के लिए कर रहा है, तो एक पार्टी का या चंद लोगों का प्रधानमंत्री नहीं होता है। भारत के एक संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में पूरे देश के सभी दलों, सभी लोगों का वो प्रधानमंत्री होता है। और मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, एक सोच जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, पूरी दुनिया में उनका नाम और काम है। तो ऐसी स्थिति में चरणदास महंत जी से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं भी कहूँगा कि मैं हूँ मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मार। खैर, अब थोड़ी सी आपके संघर्ष की ओर जाते हैं सर, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। बस मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ कि जब आप कोचिंग करने गए थे तो पहली बार ही दिल्ली गए थे सर? पहली बार ही दिल्ली गए थे, उसके हाँ, पहले नहीं गए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार। थोड़ा सा आप अपने संघर्ष की, क्योंकि मुझे ये पता चला है, जो मेरे पास जानकारी है, कि जिस कमरे में आप पढ़ते थे वहां उतनी ही जगह होती थी कि आप सो सकें और उठ के बैठ सकें और पढ़ सकें। तो थोड़ी सी उस संघर्ष, क्योंकि सर प्रेरणा है, आप छत्तीसगढ़ में लोग प्रेरित होते हैं आपसे। निश्चित रूप से मैं वैसे रूम में रहता था, बट मैंने अकेला कोई ऐसा संघर्ष किया ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के लिए तो दिल्ली में रहकर पढ़ते थे, यही बहुत बड़ी बात होती थी। वहाँ कौन से कमरे में रहते हैं, कैसे कमरे में रहते हैं, ये तो बहुत छोटी बात थी। हम लोगों को बहुत गर्व फील होता था, और माता पिता का, विशेषकर मेरे पिताजी तो थे नहीं, माता का और दादाजी का बहुत बड़ा जीवन का उनका समर्पण है कि वहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया। और मैं अकेला रहता था ऐसा नहीं है। आप पटेल चेस के, क्रिश्चियन कॉलोनी नाम है, आप जानते होंगे, पटेल चेस के पास, वहाँ पर मैं उस हॉस्टल में रहता था। और आपको पता ही होगा कि जो वो कॉलोनी है, जो हमारा लास्ट हॉस्टल हुआ करता था, B1011 उसका नंबर था उस हॉस्टल का, उसमें लास्ट रूम मेरा हुआ करता था। और उस रूम की दीवार और कब्रिस्तान के बीच और कोई दीवार नहीं थी। मेरे वेंटिलेटर रूम का जो वेंटिलेशन था, वहाँ से झांकेंगे तो कब्रें दिखाई देती थी, और उसमें उस समय भी लाशें गाड़ी जाती थी। और जो मिशनरियों के फादर आकर जो बोलते थे गॉड के लिए कुछ कुछ मंत्रोच्चार, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में होता है, उसी तरह का वो आवाज़ करते थे, तो मेरे कमरे में सुनाई देती थी। इस तरह के हालात वहाँ पर थे। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो पटेल चेस्ट की वो कॉलोनी है, वो 1857 के जो अंग्रेज मारे गए थे, उनके कब्र था, उस पर इंक्रोचमेंट हुआ और उस पर वो कॉलोनी बसी है। और उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए जब नींव खोदा जाता है तो आज भी हड्डियां निकलती हैं। चुड़ैल वाली भी कोई कहानी है क्या? निश्चित रूप से पहली रात की कहानी, अभी मैं एक किताब लिख रहा हूं। देखिए, ये विस्तार न्यूज है, ये सब कुछ विस्तार से बताएगा। आप देखिए, इन्होंने ये तो बता दिया कि बगल में कब्र थी, अब चुड़ैल की भी कोई कहानी है, वो भी हम विस्तार से सुन लेंगे। उसको, उस कहानी को भी जरा विस्तार दे दीजिए। देखिए, धीरे धीरे लोग खाना छोड़ के प्लेट लेकर आने लगे आपकी कहानी सुनकर। मैं एक्चुअली एक बुक लिख रहा हूँ, अभी लगभग लिख चुका हूँ। उसमें मैंने एक चैप्टर यही लिखा है कि कब्रिस्तान से पैदा होते IAS। तो एक चैप्टर उसी पे लिखा है, उस कॉलोनी पे, उस हॉस्टल पे, उस कब्रिस्तान पे। आज भी उस कॉलोनी के गेट पर जाएंगे, आज भी तो सामने लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान का गेट लगा हुआ, आज भी वो टूटा नहीं है वो गेट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि वो पहली रात थी, B1011 में जाकर हम रुके थे। वो नया हॉस्टल बना था, 6 मंजिला हॉस्टल था, और पूरा उसमें कोई किराएदार नहीं आया था, नया था। तो हम लोग केवल 2 लोग थे। भिलाई का एक अरुण करके है, बैंक में नौकरी करता है अभी, वो मेरा दोस्त है, वो एक रूम में था और एक रूम में मैं था। करीब 50 कमरे थे उस पूरे हॉस्टल में, 6 मंजिलों में, और ऊपर से नीचे तक कोई और नहीं था, केवल 2 कमरों में थे। और मेरा रूम लास्ट रूम था। लास्ट रूम मैंने इस लोभ से लिया था कि वहाँ वेंटिलेशन था, हवा पानी अच्छे से आता था, तो मैंने उस चक्कर में लिया था। मैं सो गया पहली रात को, अरुण भी सो गया। अरुण डरता वरता नहीं था, बहुत भूत टाइप का खुद ही था वो। तो
तो मैं जाकर डर रहा था, मैं सोने से पहले पहली रात थी आपको तो। डर लगता था उस समय जब ये सब? निश्चित रूप से गांव में भूत प्रेत की इतनी कहानियां सुनाते सुनाते हमें परवरिश करके बड़ा किया गया था कि उस समय हम बहुत डरते थे। बाद में धीरे धीरे वो कब हुआ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था उस समय सोने के लिए। बट मैं जाकर उनको बोला आज रात पहली बार रात है, एक साथ सो जाते हैं। तो बोला तुमको तो सिंगल रूम चाहिए था पढ़ने के लिए, तो क्यों डबल सोएंगे, जा अपने रूम में। उसने मुझे भगा दिया, तो मैं जा करके सोया उस रूम पर, सोता रहा, मुझे नींद आ गई। करीब रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैं अपनी कान से सुना कि बगल में कब्रिस्तान साइड में एक बच्चा रो रहा है और उसको माँ चुप करा रही है। ये मैं अपनी कान से सुना और उसकी वजह से मेरी नींद टूट गई और मैंने वो सुनता रहा, बच्चा रोता रहा, माँ चुप कराती रही। अब मेरे को लगा कि मुझे ही टारगेट करके कोई भूत प्रेत आत्मा मुझे टारगेट कर रही है। आप उठे उस वक्त ये सब सुन के कि उठे नहीं, कि डर के मारे, मतलब इस चुपचाप? स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते कि कब्रिस्तान के बगल में ये सब कुछ हो रहा हो। उठने की बात बहुत दूर थी, मैं थूक भी निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, थूक भी निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल चुपका दुबका हुआ था। ये करीब 10-15 मिनट तक चलता रहा, 10-15 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद बंद हो गया, बट मैं डर के मारे सो नहीं सका। और जैसे 5-5:30 बजे, तो 5-5:30 जैसे ही बजे, उजाला हुआ, हल्के चिड़ियों की आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं हिम्मत करके उठा और ज़ोर से दरवाज़ा पीटा अरुण का, और अरुण उठा। और फिर मेरी हालत, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी स्थिति देखकर वो बहुत डर गया और मैं बताया कैसे हुआ, ऐसे हुआ एंड ऑल, तो वो भी थोड़ा सीरियस हो गया। फिर हम लोग बोले कि आज ही रूम को छोड़ के जाना है, यहाँ नहीं रहना है। तो फिर हम दोनों बात करते करते सीढ़ियों से चढ़ते गए और 6 मंजिल टॉप तक गए। सुबह हो गई थी, हल्का उजाला हो गया था। और फिर छत पर गए और फिर बात करते रहे कि नहीं आज ही चेंज करेंगे, रूम चेंज कर लेंगे एंड ऑल। पहला ही दिन जबकि उस हॉस्टल में था, और जा करके मैंने दूसरे साइड झांका कब्रिस्तान की ओर। तो आज भी मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होता है उस सीन को याद करके कि मेरा रूम जहाँ पर था वहीं पे पीछे में एक स्कूटर खड़ी थी और उस स्कूटर के पास 2 बच्चे खेल रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि कब्रिस्तान के चौकीदार का घर मेरे पीछे पे ही है और उसी के बच्चे रो रहे थे, वही बच्चे रो रहे थे, उसी की बात चुप करा रही थी। और आज भी मैं उस किताब में लिखा हूं, अभी जो मैं बुक लिख रहा हूं उस पर, कि अगर मैं शायद उस दिन रूम छोड़ के आ गया होता और ये नहीं देखा होता कि पीछे चौकीदार का घर था, तो मैं भी जीवन भर शायद भूत प्रेत आत्माओं के कोई अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर रहा होता और हर एक को कहानी सुना रहा होता। तो ऐसे कई चीज़ें भ्रम होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं करीब 1.5 साल तक उस हॉस्टल में रहा। बाद में टॉप फ्लोर पे शिफ्ट हुआ। मैं पूरी रात होल नाइट स्टडी करता था, पूरी रात मैं पढ़ाई करता था। तो उसी छत में जा करके ऐसे पढ़ाई करता था जी, पीछे में कब्रिस्तान था। पर शायद उन प्रेतात्माओं का भी आशीर्वाद था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आईएएस सेलेक्ट हुए। कोई ठीक ठाक डायरेक्टर यहाँ बैठा होगा तो वो कहानी लिख रहा होगा कि कैसे कब्रिस्तान से आईएएस। आपने क्या क्या विषय बताया? सब्जेक्ट? कब्रिस्तान से पैदा होते आईएएस। कब्रिस्तान से पैदा होते आईएएस विषय पर किताब तो लिख रहे हैं, और कोई एक दिमाग वाला होगा तो फिल्म भी बना लेगा। नहीं, ये चैप्टर का नाम है, किताब का नाम अच्छा, नहीं। किताब का नहीं है, चैप्टर का नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आप मंत्री बनने के बाद भी दिल्ली में कोई एक ठेला खोपचा है, हाँ, जहां जाते हैं और वहीं बैठ के खाना खाते हैं सुकून से अभी भी, उसकी भी कहानी बताई दीजिए विस्तार से, जो लोगों को नहीं पता है, जब हम थोड़ी थोड़ी राज खोल ही रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी से। और दिल्ली जाएंगे, बहुत सारे साथी दिल्ली के हैं, पीसीआर में मुझे कान से बोल रहे हैं कि आप जानकारी ले लीजिए, ओपी चौधरी साहब से बता दीजिए कि मंत्री जी कहाँ बैठ के खाते हैं, तो हम जाएंगे तो हम भी खाएंगे। इसका क्या कनेक्शन, इसका क्या राज है? जी, दिल्ली में आप सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का ऑफिस देखे ही होंगे। वही पीछे में ही एयर इंडिया का ऑफिस है। वही एयर इंडिया के ऑफिस के पास एक महेश जी हैं जो ठेला लगाते हैं, और वहाँ पर पराठे, कढ़ी चावल, कढ़ी राजमा, चावल कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये छोले चावल और पराठे कढ़ी, पराठे छोले, इस तरह के कॉम्बिनेशन में वो देते हैं। तो 37 साल से वहाँ पर आते हैं, 37 ईयर्स हो गए। हम लोग जब बैठे थे तो 20-22 साल हो गए, उससे भी 10-15 साल पहले से वो रेगुलर आते हैं। और आज तक मैं मानता हूँ कि वो जो कढ़ी देते हैं पराठे के साथ और चावल के साथ, मैंने जीवन में उतने टेस्टी कढ़ी जीवन में कहीं नहीं खाया है। एंड ही इज सो मार्वलस। इंडिया यही सुंदरता का देश है, ब्यूटीज का कंट्री है, यही हमारे कल्चर की खूबसूरती है।
और वो स्ट्रीट फूड किसी 7 स्टार का फूड उसका कंपैरिजन मैं जीवन में नहीं कर सकता। आप बिना खाए आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं उस स्वाद का अंदाजा लगा रहा हूँ। Thank you. खैर खैर, हम लोग ये दिल्ली, बहुत सारे कैमरा टीम जो है वो सब हाथ उठा रहे थे कि हम दिल्ली से हैं, एक और मैं इंसिडेंट आपको शेयर अरे करना प्लीज सर, चाहूंगा। प्लीज विस्तार से। जो पटेल चेस पे हम रहते थे उसके सामने में ही मामू चाय वाला की चाय लगती थी। वो करीब 4 बजे सुबह चाय दुकान खुल जाती थी और ओवरनाइट स्टडी करने वाले या सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे उठने वाले जितने स्टूडेंट्स होते थे उनके चाय का एक ही जगह हुआ करता था, मामू चाय वाला। और वो मामू चाय वाले के पास हम जाते थे, प्लेटफॉर्म पे वो चाय दुकान लगाते थे, प्लेटफॉर्म पे पटेल चेस के सामने में प्लेटफॉर्म पे चाय लगाते थे और चाय बेचने आज भी आते थे। और वो करीब 30-40 साल से चाय बेचते रहे थे वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कभी चाय बेचने के लिए BMW से आते थे, कभी मर्सिडीज से आते थे। उनका बेटा दून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जहाँ राजीव गांधी जी जैसे एलीट लोग पढ़ाई किए, अमिताभ बच्चन जैसे लोग पढ़ाई किए। वह दून पब्लिक स्कूल एवरीबॉडी नोस कि बहुत ही एलीट स्कूल माना जाता है, उनका बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। लेकिन आज भी वो, अभी लेटेस्ट नहीं जानता मैं, बाकी हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब तक वो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने आते। चाय बेचने वाले को मैं कुछ भी कहने का जोखिम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो BMW से भी आ सकते हैं, वो किसी भी गाड़ी से आ सकते हैं। खैर, वापस लौटते हैं, छत्तीसगढ़ के विजन पर लौटते हैं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और बहुत सुकून भी मिल रहा है कि इतने विस्तार से बात हो रही है विस्तार न्यूज में, आपके अपने चैनल में। सर, प्रदेश का युवा बार बार आपकी तरफ देखता है सर, और इसलिए देखता है क्योंकि आपने साबित किया है अफसर रहते हुए। इस मंच से मैं चाहता हूं इंटरव्यू का थोड़ा स्वार्थी होकर एक ऐसा चंक निकले जो वायरल हो, जो नालंदा परिसर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए वायरल हो, जो PSC करने वाले लड़के हैं उनको एक उम्मीद जगे कि हाँ, एक ऐसी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें एक ऐसे मंत्री हैं जो अफसर रहे हैं, जो पढ़े हैं, जिनके आने के बाद मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कहने में कि पिछली सरकार ये कहती रही कि कोई शिकायत तो करे तो जांच करें, लेकिन आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसकी हम CBI जांच कराएंगे, PSC में जो कथित घोटाला हुआ है। प्रदेश के युवाओं को एक भरोसा, एक अफसर से मंत्री बने वित्त मंत्री OP चौधरी के शब्दों से मैं देना चाहता हूं। विस्तार न्यूज के इस इंटरव्यू को युवा क्यों सुने, वो कौन सी होप है जो उन्हें आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भर्तियों में घोटाले कभी नहीं होने चाहिए। और आज मैं भी आपके सामने अगर खड़ा हूँ, आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसके पीछे का अगर कोई ताकत है तो शिक्षा की ताकत है। और भारत के संविधान व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाएं जैसे UPSC जैसी संस्था है, जिसके बदौलत मैं 75 रुपये का फॉर्म भर के एक IAS बनने की यात्रा और आज एक वित्त मंत्री बनने की यात्रा कर पाया। तो शिक्षा की ताकत और भारत के लोकतंत्र में ईमानदारी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। उसी से लोअर मिडिल क्लास का, गरीब परिवार का बच्चा जीवन में एक ऊंची छलांग भर सकता है। जो PSC है, व्यापम है, इस तरह की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, मैं विष्णुदेव साय जी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से पूर्णतः स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रांजिशन फेज में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, मैं भी देखा हूं, लेकिन इसमें बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, PSC जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, व्यापम जैसे भर्ती करने वाली संस्थाओं को पूरी निष्ठा के साथ रन करेगी। अगर कोई भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और CBI जांच का भी निर्णय PSC में लिया गया है। और आदरणीय प्रदीप जोशी जी, जो कि छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन रहे और बाद में UPSC के चेयरमैन मोदी जी ने उन्हें बनाया, उस व्यक्तित्व की अध्यक्षता में हमने रिफॉर्म कमीशन, सुधार आयोग का भी गठन किया है, ताकि व्यवस्थाओं में और पारदर्शिता और सिस्टम को सुधारा जा सके। ये पूरा कमिटमेंट रहेगा। भर्तियां पूरी ईमानदारी से होंगी और थोड़ा समय सरकार को दें। अभी बहुत सारी और जिम्मेदारियों को निभाने में समय लगा है, पर थोड़े समय बाद युवाओं की भर्तियां भी बड़े स्पीड के साथ, बड़े स्केल पे होंगी। लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को एक बड़े भाई के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। केवल सरकारी नौकरी पे कितने को मिलेगा? पूरी ईमानदारी से भर्ती होगी, सब कुछ होगा, लेकिन चंद लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसलिए उस केवल सरकारी नौकरी के मृग मरीचिका से बाहर आने की भी ज़रूरत है। आजकल आप देखे होंगे UPSC पे जो चाहता है उसको मैं गाइड करता हूँ, अपने स्केल से बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता। आजकल मैंने इन 5 सालों में खेती की, उससे अपना काफ़ी कुछ
इनकम भी गेन किया, सेटिस्फेक्शन भी गेन किया। इन 4 सालों में मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बनाया, मेरी स्केल पे बहुत बड़ा पैसा इस बनाया। आपने पैसा बनाया? हाँ जी, पैसा बनाया मैंने। अच्छा, स्टॉक, हाँ। 2 करोड़ रुपए मैंने उधारी लिए, वो पोर्टफोलियो की वैल्यू एक टाइम पे 22 करोड़ रुपए तक पहुंची 4 साल के भीतर में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उभरता हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है, न्यू इंडिया है। यहाँ बहुत सारे अवसर बहुत सारे जगहों पे हैं। केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में युवा ना पड़े रहें, अपने आप को आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से और बड़ी छलांग वो लगा सकते हैं। उन संभावनाओं को भी देखें। मैं अपने युवा भाई बहनों को एक बड़ी भाई के रूप में सलाह भी देना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा। तो बीच बीच में आपको ऐसे मंचों में जाना भी पड़ेगा, फिर बोलना भी पड़ेगा, उन्हें प्रेरित भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आई एम वेरी ओपन कि मतलब इंडिया में जो उभरते अवसर हैं, आप देख रहे हैं कितने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं। रोमन सैनी ने अनअकैडमी बनाई, मेरे से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। जब वो आईएएस में शुरू में आया था, 2 साल के अंदर उसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और आज अनअकैडमी कंपनी खड़ा कर लिया, जिसकी वैल्यू उसने 10 साल लगभग हुए हैं अनअकैडमी को उसने जो स्टार्ट किया था, और उसकी वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए है। तो दीज अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडिया। तो उस अवसरों का भी लाभ उठाएं। युवा भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा। बीच बीच में हम भी चाहेंगे सर कि आपका इस तरह से युवाओं को मार्गदर्शन मिलता रहे, और जो लोग आपको प्रेरणा मानते हैं वो कम से कम कब्रिस्तान से तो नहीं, लेकिन आपके मार्गदर्शन से एक अच्छे सुनहरे भविष्य की ओर जरूर बढ़े। इस पूरे चुनावी आपाधापी के बीच में आपने इतना कीमती वक्त दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर। बहुत धन्यवाद विस्तार चैनल का। इतना अच्छा आगाज हुआ है, आपके लिए अंजाम भी अच्छा हो, मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं फिर से भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आज से 10-15 साल बाद विस्तार न्यूज चैनल एक अलग बुलंदी पर होगा और शायद हम कहीं बैठकर फिर बात कर रहे होंगे। बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद much. सर, बहुत धन्यवाद सर।